तो दोस्तों मैं श्यामन पांडे आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है हम हमारे चैनल पे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक को डील करते हैं। तो इसी कड़ी में चूंकि हम अभी पीसीएसजी के पेपर्स को देख रहे थे उससे उसमें जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन हैं जीएस वाले पेपर में उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने 2003 के पेपर के जो क्वेश्चन थे पॉलिटी के उसको सॉल्व कर लिए हैं। आगे हम 2006 के पेपर में और बाकी के आगे के 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 और रिसेंटली जो 2023 का पेपर हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना लेट किए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल यानी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे हमसे जुड़ सकते हैं। इन सारे के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो पूछा गया था 2006 के पेपर में, जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है, जीएस के पेपर का। वो था कि हु ऑफ द फॉलोइंग हैज कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आप यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे जो है आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई है कि किसने जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा था फेडरलिज्म को। तो उन्होंने, ये आंसर हो जाएगा इसका सी, ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये बात कही थी। जल्दीबाजी में हो सकता है आप किसी वर्ड लगा दें, लेकिन किसी वर्ड ने क्वासी फेडरल वर्ड यूज किया था, तो आप इस बात का ध्यान देंगे। उन्होंने क्वासी फेडरल कहा था, ना कि कोऑपरेटिव फेडरल। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात जो है ग्रैनविल ऑस्टिन ने की थी। इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। पूछ रहा है कि डीपीएसपी जो है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको दिया गया है, तो उसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। इस बात का आप ध्यान देंगे, इसमें करेक्ट नहीं पूछ रहा है। तो दे आर पॉजिटिव, तो सही बात है, दे आर पॉजिटिव इन नेचर, बिकॉज स्टेट्स को ये बताया गया है उसमें कि वो स्टेट्स क्या करेंगे, दे कैन बी इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट। तो ये बात गलत है, क्योंकि डीपीएसपी जो होते हैं वो इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा केस का टसल भी चला हुआ है, जो कि शंकर प्रसाद से लेकर के गोलकनाथ केस, बाद में केशवानंद भारती केस में, और ये टसल जो है मिनरवा मिल केस तक आगे बढ़ा है। इसको हम डिटेल में कभी आपको बताएंगे। तो ये जो डीपीएसपीज होते हैं वो इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं, इसके इन्फ्रिंजमेंट की वजह से आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। बाकी दे मेक इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट, तो ये करेक्ट है। स्टेट हैज ए ड्यूटी टू इंप्लीमेंट देम, ये भी करेक्ट है। तो इसमें चूंकि नॉट करेक्ट पूछा है तो 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 है, द टर्म यूज एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जब भी प्रियम्बल पढ़ें या फिर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीज पढ़ें और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ें, तो आप बहुत डिटेल में पढ़ें, क्योंकि इन सारे जगहों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये बात जो है अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो है, ये सीधे सीधे आपके प्रियम्बल में मिला हुआ है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा एज ए फ्रेटर्निटी ऑब्जेक्टिव इन प्रियम्बल, इसका करेक्ट आंसर यानी कि ए इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अबाउट द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो आप यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, जो आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 24 है। तो आप जब भी इसको देखें तो आप इस बात इस तरीके से याद करें कि चिल्ड्रन होता है वो 24 ईयर्स, ऐसे दिमाग में रखना है, 24 साल बच्चा, 24 साल का बच्चा, 24 साल का बच्चा। तो इस तरीके से चिल्ड्रन वाला प्रोविजन है, आपको याद हो जाएगा कि जो चिल्ड्रन वाला प्रोविजन है इसको एक्सप्लॉयटेशन से रोकने के लिए, वो जो है आर्टिकल 24 में दिया गया है। बाकी आर्टिकल जो 23 है वो बॉन्डेड लेबर्स और जो है बेगार की बात करता है। आर्टिकल 19 में आपको फ्रीडम दिया हुआ है और आर्टिकल 7 अनटचेबिलिटी दिया हुआ है। तो आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, 17 और 19 तो होगा नहीं, 23 और 24 में कन्फ्यूजन होती है, लेकिन 24 साल का बच्चा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जो चिल्ड्रन वाला प्रोविजन है एक्सप्लॉयटेशन वाला वो 24 में है। बाकी 23 में जो है बेगार से रिलेटेड बात है, इस बात का आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, हु ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो पूछ रहा है यूजीसी का एस्टेब्लिशमेंट किसको क्रेडिट इसका जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी, अबुल कलाम आज़ाद जो है उसका जो है क्रेडिट जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को बनाने के लिए जाता है। अगला जो है क्वेश्चन है 46, व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू द मून। ये फिलहाल साइंस एसएनटी का क्वेश्चन है, फिलहाल यहाँ पे आ गया है तो इसको हम देख लेते हैं। ये फिलहाल एसएनटी का क्वेश्चन है, आपको बता दें। तो पूछ रहा है कि कोई बॉडी है उसको जब अर्थ से मून पे ले जाएंगे तो उसका क्या होगा, वेट इंक्रीज करेगा, नहीं वेट इंक्रीज नहीं करेगा, ग्रेविटेशन वहाँ पे जो है 1/6 हो जाता है अर्थ के कंपैरिजन में, तो उसका वेट डिक्रीज कर जाएगा 6 गुना, तो 1.1/6, तो उसका जो है वेट डिक्रीज कर जाएगा। बाकी ये सारे ऑप्शन तो होंगे नहीं, इट वेट रिमेन्स अनचेंज, तो गलत हो जाएगा। इट बिकम्स कंप्लीटली वेटलेस भी गलत हो जाएगा। तो उसका वेट जो होगा वो घट जाएगा जब वो अर्थ से जो है हम जो है उसको लेके जाएंगे मून पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन एट द एंड। तो कुछ दिए हुए हैं, इसके पर चलिए हम देख लेते हैं। कह रहा है ए मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। तो सही बात है, मनी बिल जो होता है वो केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। राज्यसभा कैन रिजेक्ट मनी बिल, तो ये गलत है। राज्यसभा को ये पावर नहीं होता कि वो मनी बिल को रिजेक्ट कर सके। राज्यसभा के पास केवल जो मनी बिल होता है वो 14 डेज के लिए जाता है, उसमें अगर वो कुछ सजेशन देना चाहे तो सजेशन दे सकता है, नहीं देगा तो वो अपना रिटर्न हो जाता है लोकसभा के पास। मनी बिल मस्ट बी रिटर्न टू द लोकसभा विद इन
1914 तो सही बात है, मैंने अभी इसके पहले ही बताया आपको। देयर इज ए प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ओवर मनी बिल। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मनी बिल पे जो एक अधिकार है वो लोकसभा का होता है, तो अगर डिसएग्रीमेंट होता भी है तभी कोई राज्यसभा को बहुत ज़्यादा पावर जो है मनी बिल पे नहीं होता है, लोकसभा को ही पावर होता है। तो चौथा और दूसरा तो गलत हो गया, तो जिस जहाँ पे और हमको पूछ के आ रहा है करेक्ट पूछा है कौन कौन सा सही है, तो दूसरा तो गलत है, यानी कि 2 जहाँ जहाँ है वो तो नहीं होगा। बाकी जो 4 भी गलत है, जहाँ 4 है वो भी नहीं होगा, यानी कि सी डी इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान देंगे, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, द वर्ड्स आर्म्ड रेबेलियन वाज सब्स्टिट्यूटेड फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस इन आर्टिकल 352 बाय द। तो जो ये वर्ड जो है आर्म्ड रेबेलियन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया था उसकी जगह पे इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पे आर्टिकल 352 में, तो वो कब किस तरह कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 44th अमेंडमेंट, जो कि 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। ये सारे जो फैक्चुअल क्वेश्चन हैं तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि फाइनेंस कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी भी है, तो इसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो हुआ था वो 1951 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे वो केसी जो है नियोगी जी थे, इस बात का आप ध्यान देंगे। और जो अभी जो प्रेजेंट टाइम पे फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो 15th फाइनेंस कमीशन भी चल रहा है, और उसका चूंकि ये कोरोना की वजह से इसको 2 भागों में विभाजित किया गया, 2020-21 का टर्म और 2021 से लेकर के 2025-26 का टर्म, तो ये 2 टर्म में जो है 15वां जो है फाइनेंस कमीशन चल रहा है, और जो इसके चेयरमैन है वो एन के सिंह जी हैं, इस बात का भी आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन दिल्ली द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो जो दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन से जो रिलेटेड जो अमेंडमेंट है वो 69th अमेंडमेंट है, तो बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है किस ग्राउंड पे, आप जब हम डिटेल में आपको बताएंगे तो हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, और वहाँ पे हम आर्टिकल जो है 61 देखेंगे, जहाँ पे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसीजर दिया गया है। तो इम्पीच जो किया जाता है प्रेसिडेंट को, वो जो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे किया जाता है, इस बात का आप ध्यान देंगे, केवल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेसिडेंट को जो है इम्पीच किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 52, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ बोथ द बीजेपी एंड लेफ्ट पार्टी। तो लेफ्ट पार्टी और बीजेपी दोनों के सपोर्ट से कौन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे, तो इसका बी जो है आंसर हो जाएगा, वीपी सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे बीजेपी और लेफ्ट दोनों पार्टियों के सपोर्ट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु ऑक्युपाइड द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। पूछ रहा है कि कौन, नीचे लिस्ट दिया गया है उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से लोग जो हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो देख लेते हैं हम इसका, तो उसको जो है आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन देयर। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो देखते हैं, तो चरण सिंह जो चौधरी चरण सिंह का जो टाइम था जो यूपी के सीएम रहे हैं, तो 1967 से लेकर के 1967 में था, बाद में फिर 1970 में दोबारा इनका टर्म जो है था, तो इस बात का आप ध्यान देंगे। और टीएन सिंह जो है वो इनका टाइम जो है वो 1970s में था इसके बाद में, और उसके बाद जो है जो संपूर्णानंद है उनका टर्म तो सबसे पहले था, आप इस बात से इस तरीके से आपको गेस भी लगा सकते हैं, 1954 में संपूर्णानंद का टर्म था। और बाकी जो ये चंद्रभान गुप्ता जी हैं, इनका जो टर्म था वो 1960 से 62 तक था, 1960 से 62 में था पहली बार, और बाद में 1969 में भी इनका टर्म था। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग 3, 4, 1, 2 यानी कि डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, द 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन 1985 एडेड 10th शेड्यूल इट पर्टेन्स टू। तो पूछ रहा है जो 52nd अमेंडमेंट है वो 10th शेड्यूल से डील करता है, और वो किस चीज़ की बात करता है जो कि 1985 में है। आप छोटी छोटी बात को ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन से आप एक और क्वेश्चन भी देख सकते हैं, वो पूछ सकता है कि आपसे 10th शेड्यूल किस अमेंडमेंट से रिलेटेड है और वो कब आया 1985 में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो जो 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, विच वन सेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज ओनली रिप्रेजेंटेटिव ईच इन लोकसभा। कह रहा है कि एक रिप्रेजेंटेटिव ही लोकसभा में है, ऐसे कौन कौन से इसमें से हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिजोरम और नागालैंड। मिजोरम और नागालैंड में केवल एक लोकसभा की सीटें होती हैं, वहां से केवल एक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं लोकसभा से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 56, द कैंडिडेट फॉर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी स्पॉन्सर्ड बाई एटलीस्ट। तो कितने जो है इलेक्टर्स होने चाहिए जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो है इलेक्शन होता है, तो उसके लिए स्पॉन्सर चाहिए होते हैं कि कितने लोग उसको प्रेजेंट करने। तो 10 इलेक्टर्स इसका आंसर है। फिलहाल इसके पहले जो है 1997 से पहले जो होता है ये 50 इलेक्टर्स हुआ करते थे, बाद में इसको चेंज कर दिया गया, अब ये 10 इलेक्टर्स होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स इन इंडिया। तो गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स इन इंडिया किसको कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को जो है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहते हैं। और जो सीएजी से रिलेटेड आर्टिकल है वो आर्टिकल 148 है, आप इस बात का ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे नॉट पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज नहीं होता है। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो रिलेटेड आर्टिकल है उसको भी आप याद कर लें, वो 266 है। और जो कंटिजेंसी फंड की बात होती है तो वो जो है 67 में आ जाता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज नहीं होता है। तो डेट चार्जेस फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से नहीं होता, तो यही नहीं होता है, ये जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज नहीं होता। बाकी सैलरी एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ये चार्ज होता है। पेंशन पेबल टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट ये भी होता है। अलाउंसेस ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन तो ये भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, गिवन बिलो टू स्टेट्स में असिस्टेंट रीजन का क्वेश्चन है और इसमें असिस्टेंट बोल रहा है द अथॉरिटी टू अपॉइंट द एडवोकेट जनरल इन स्टेट इज विद गवर्नर। तो सही बात है, तो जो एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट्स में उनमें जो पावर होती है वेस्ट होती है वो गवर्नर की होती है कि उनको अपॉइंट करेंगे। बाकी रीजन कह रहा है यूजुअली द पोजीशन इन द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इज विद चेंजेस विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट के चेंज होने से जो है यूजुअली जो एडवोकेट जनरल चेंज हो जाते हैं। ये बात सही तो है थोड़ी हद तक, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है, इसको हम सही नहीं मानेंगे और इस हिसाब से जो इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट है और आर फॉल्स है। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है जो है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर द प्रेसिडेंट टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है प्रेसिडेंट को पावर बन दिया गया है कि वो जो है किसी तरीके के कार्य कर सकता है। तो वो कहाँ पे दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आर्टिकल 340 में ये बात की गई है। अगला क्वेश्चन है 111वां, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल कमीशन टू द नेशनल कमीशन अपॉइंट करने की बात आर्टिकल में की गई है। इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड्स प्रोविजन ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो है प्रोविजन, उसके सेफगार्ड से रिलेटेड प्रोविजन किस आर्टिकल में जो है बात की गई है नेशनल कमीशन बनाने की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 338। तो आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करी गई है नेशनल, और आर्टिकल 338 जो ए है उसमें जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की बात करी गई है। और रिसेंटली जो है आर्टिकल 338 बी जो कि 102nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है उसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है। तो ये सारे जो है क्वेश्चंस रहे हैं जो कि 2006 के एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे हम 2012 के एग्जाम में जो भी पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन थे जीएस के उसको हम देखेंगे। तो जाते जाते आपको बोल दूं, अगर आप अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सारे के जो है लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल पॉलिटी पढ़ो। हैव ए नाइस डे।